राधे राधे, गुड इवनिंग। थोड़ा सा और वेट करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है दोष धातु मल क्षय वृद्धि के लक्षण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से दोष से अलग क्वेश्चन बनता है, धातु से आएगा और मल से। तीनों में से 3 क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं ना, चाहे चरक का हो। अधिकतर यहाँ से अष्टांग हृदय का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो दिमाग में हमको इमेज बनाना है कि इस साइड हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्षय के लक्षण, उस साइड हम वृद्धि के लक्षण। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि हमारा दिमाग थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है, हम भूल जाते हैं, पर हमको इतना याद रहता है कि हमने इस साइड पढ़ा था कि उस साइड पढ़ा था। तो वहां पे वृद्धि, यहाँ पे क्षय। ठीक है, तो सबसे पहले वात पित्त कफ के क्षय के लक्षण पढ़ने से पहले आपको वात पित्त कफ के कर्म याद होना चाहिए, उनके गुण याद होना चाहिए, तभी आप उनकी वृद्धि और क्षय का लक्षण याद रख सकते हो। ठीक है, तो बताइए जरा, वात के लिए हमने क्या पढ़ा था? उत्साहो, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति समा, समो मोक्षो गति मताम, वात कर्मा अविकारजम। यानी हमारे अंदर जो भी उत्साह होता है, उच्छ्वास सांस लेना सांस छोड़ना, चेष्टाएं जो भी होती वात कराता है, मल मूत्र को वात निकालता है। अगर वात का क्षय हो गया, ये सारी क्रियाएं कैसी हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। अगर वात की वृद्धि हो गई तो ये सारी क्रियाएं क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। ठीक है ना। तो देखिए, वात क्या कराता है? चेष्टा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वात। अगर वात कम हो जाएगी तो चेष्टा भी कम हो जाएगी। वात जो है बोलने का काम कराता है, हम बोलते किससे हैं? वात से। अगर वात कम होगी, बात भी कम करेंगे, वात वृद्धि हो जाएगी तो बात ज्यादा करेंगे। तो चेष्टा कम हो गई, वाक्य भी कम हो गया, अप्रहर्ष हो गया, व्यक्ति की संज्ञा भी कैसी हो गई? मूड हो गई। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां होती हैं, बुद्धि होती है, उनको चलाने का काम कौन करता है? वात करता है। चरक सूत्र स्थान के 12वें चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? सारी इंद्रियों को अपने अपने कर्मों में प्रवर्तन कराता है वात। वात क्षय तो व्यक्ति की इंद्रियां काम नहीं करेंगी, यानी व्यक्ति कैसा हो जाएगा? मूड हो जाएगा। तो मूड संज्ञता, समझ आ रहा है? याद हो रहा है? मंद चेष्टा, अल्प वाक्य, अप्रहर्ष और मूड संज्ञता। ये किसने बताया? आचार्य सुश्रुत ने बताया। अब वृद्धि देखें, अभी लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी मैं। तो वृद्धि में क्या होगा? यहाँ पे वाक्य कम हो जाएगा, वृद्धि में वाक्य बढ़ जाएगा, यानी परुषता आ जाएगी। अगर वात वृद्धि वाला पेशेंट आपसे बात करेगा, आपको उसकी बात ऐसी लगेगी कि सुने ना, बहुत कड़वी बातें करता है, वाक पारुष्य। ठीक है, वात वृद्धि में दुबला हो जाता है व्यक्ति, पित्त वृद्धि में क्या होगा? कफ वृद्धि में मोटा हो जाता है, यहाँ पे दुबला हो जाता है।
और काला भी हो जाता है, क्योंकि जनरली वात का कलर कैसा होता है, हम कृष्ण पढ़ते हैं, श्याम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वात की वृद्धि में व्यक्ति काला, और गात्र में टिंगलिंग सेंसेशन आएगा, क्योंकि वात का काम होता है चलाना, तो ज्यादा रक्त को बहाएगी, हड्डियों को क्या करेगी, ज्यादा काम करवाएगी, तो क्या हो जाएगा, स्फुरण, टिंगलिंग सेंसेशन भी वात वृद्धि से मिलेगा। और वात कैसी होती है, ठंडी, तो हमको गर्म चीजों की इच्छा होगी, उष्ण कामिता, यहाँ पे निद्रा नाश मिलेगा, वात वृद्धि में नींद एकदम चली जाएगी, पित्त में थोड़ी बहुत तो आएगी, यानी अल्प निद्रा रहेगा, और कफ में क्या हो जाएगा, नींद बहुत आएगी, कफ में अति निद्रा होता है, नींद बहुत ज्यादा आती है। क्लियर हो गया। और बल भी कैसा रहेगा, अल्प, वात वाले का बल अल्प रहेगा, पित्त वाले का थोड़ा सा मध्यम रहता है, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, गाढ़ वर्चस्व, यानी कॉन्स्टिपेशन किसकी वजह से मिलता है, तो कॉन्स्टिपेशन वात वृद्धि की वजह से मिलता है, ना कि क्षय की वजह से, क्योंकि वात जब बढ़ता है तो स्तंभता कराता है, वात का गुण होता है ना स्तंभन कराना, तो बढ़ेगी तो मल का स्तंभन कराएगी, इसीलिए हमको कॉन्स्टिपेशन में वात शामक चिकित्सा करनी पड़ती, क्योंकि हमारे दिमाग में फिट रहता है कि अपान वायु मलमूत्र को निकालती है, यानी वायु कम हो गई इसलिए मलमूत्र नहीं निकल रहा, गलत कॉन्सेप्ट है, वायु बढ़ा तो कॉन्स्टिपेशन हुआ। क्लियर। चलिए ये हो गया। अब आते हैं पित्त, तो पित्त के लिए हमने क्या पढ़ा था, दर्शनम, पक्ति, ऊष्मा, क्षुधा, तृष्णा, देह मार्दवम, और प्रभा, प्रसाद, मेधा, ये पित्त के कर्म थे। यानी पित्त कैसा होता है, अग्नि को मेंटेन करके रखता है, अगर अग्नि कम हो जाएगी, पित्त कम हो जाएगा तो अग्नि कम हो जाएगी। पित्त कैसे कलर का होता है, पीले कलर का होता है, अगर पित्त बढ़ा रहेगा तो हमारी बॉडी भी पीली पीली हमको दिखाई देगी। और भ्राजक पित्त होता है जो हमारी स्किन की प्रभा को बनाए रखता है, अगर ये कम हो गया तो प्रभा भी कम हो जाएगी। तो कभी भी ऐसी चीजें अगर आप पढ़ रहे हो तो जल्दी जल्दी पढ़ के, मैं अब इसको 1 मिनट में पढ़ा सकती थी, ऐसा ऐसा ऐसा, पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमको इस तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको समझकर ही याद करनी है, सब कुछ रटना थोड़ी ना है। तो पित्त क्षय, मंद ऊष्मा अग्निता, ऊष्मा भी कम हो जाएगी, अग्नि भी कम हो जाएगी, वृद्धि में ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी, प्रभाव भी कम हो जाएगी। अब वृद्धि में देखते हैं, जब बढ़ेगा तो हम पीले पीले दिखाई देंगे, बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अब ये गर्म मिजाज वाला होता तो ठंडी की इच्छा करेगा, ये ठंडी वाला था तो गर्म की इच्छा कर रहा था। नींद वाला हमने निद्रानाश, अल्प निद्रा, अति निद्रा कंपेयर कर लिया था। अब पित्त क्या होता है, गर्म, जब गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, व्यक्ति को चक्कर आने लगता है, चक्कर खा के गिर जाता है, तो पित्त की वृद्धि में मूर्छित होता है। और बल हानि, इतनी ज्यादा गर्मी है वैसे हमारा बल कैसा हो जाता है, कम होने लगता है, लेकिन अल्प करके आ जाए, अल्प बल वात का, बल हानि इतना नहीं पूछेगा, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, फिर भी इंद्रिय दौर्बल्य इंपॉर्टेंट है, तो इंद्रिय की दुर्बलता मिलता है। फिर वहां पे इंद्रिय की दुर्बलता हमको कंफ्यूज कर देता है, कहीं वात का तो नहीं, हम ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे मूढ़ संज्ञा, वहां पे इंद्रिय दौर्बल्य। पित्त कौन सा पित्त रहता है आंखों में, आलोचक पित्त, अगर आलोचक पित्त बढ़ जाए, बहुत ज्यादा गर्मी कर देगा तो हमारी चक्षु इंद्रिय दुर्बल हो जाएगी। पित्त की वृद्धि से चक्षु इंद्रिय दुर्बल, यानी नॉर्मल इंद्रिय दुर्बल है वो, पर मैंने कोडिंग बनाकर आपको याद कराया। और मल मूत्र भी कैसा निकलेगा, पीला पीला निकलेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कफ का क्षय और कफ की वृद्धि। तो कफ का क्षय होना अल्टीमेटली वात वृद्धि को इंडिकेट करता है, क्योंकि कफ के जो प्रकोपक रस हैं वो वात को शमन करने वाले होते हैं, यानी कफ के क्षय में हमको वात वृद्धि के अधिकतर लक्षण मिलेंगे, पर दो तो ऐसे मिलेंगे जो पित्त वृद्धि में मिलना चाहिए था वो यहाँ पे मिल रहा है। तो 3 चीजें हम ऐसी याद करने वाले हैं। रुक्षता, जो वात वृद्धि में मिलना चाहिए था पर नहीं मिला, कहाँ मिला, कफ क्षय में। कफ क्या कराता है, स्निग्धता कराता है, तो कफ का जब क्षय हो जाएगा तो रुक्षता आएगी,
जनरली अगर हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करके नहीं पढ़ते तो एग्जाम में हम रुक्षता आंखें बंद करके वात वृद्धि में लगा आते, पर वात वृद्धि में श्लोक में ऐसा नहीं दिया। वो तो पता है वात बढ़ेगा रुक्षता बढ़ेगी, पर वो जनरल सिद्धांत है। पर यहाँ पे क्षय वृद्धि का स्पेशली श्लोक से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो रुक्षता, अंतरदाह और तृष्णा, ये हमको पित्त वृद्धि में मिलना चाहिए था, पर कहाँ मिला? कफक्षय में। तृष्णा पित्त वृद्धि में मिलना चाहिए था, पर कहाँ मिला? कफक्षय में मिला। तो तीन चीजें कैसे याद की? एक रुक्षता कफक्षय में है, अंतरदाह तृष्णा कफक्षय में है। अब अमाशय के अतिरिक्त अन्य श्लेष्माशय में शून्यता, क्योंकि कफ का जब क्षय हुआ है तो अमाशय में तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका स्थान छोड़ के पूरा थोड़ी ना जाएगा। बाकी सारे जगह भले ही शून्य हो जाए कफ, लेकिन अमाशय में अभी रहेगा। ठीक है, जब कफ क्षय, कफ कैसा होता है? बलवान बनाता है हमको। जब क्षय हो जाएगा तो दुर्बलता आ जाएगी। संधि शैथिल्य बहुत इंपॉर्टेंट है। एक श्लेषक कफ होता है जो संधियों में पाया जाता है, जो हमारी संधियों का संश्लेषण करता है। अगर इसको निकाल दो तो संधियां कैसी हो जाएंगी? फ्लैसिड हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी। और संधि शैथिल्य एक जगह और मिलता है। कहाँ मिलता है? अस्थि क्षय में। कैसे कोड बनेगा? देखो, या तो कफ को निकाल दिया तो संधियां फ्लैसिड हो गई, या फिर दो हड्डी थी अच्छे से जुड़ी हुई थी, इस हड्डी को हमने थोड़ा थोड़ा घोल दिया, निकाल दिया तो गैप बन गया। गैप बन गया तो मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। इसको हम बोलते हैं शिथिलता। तो अस्थि क्षय, कफ क्षय में संधि शैथिल्य मिलता है, और वासे वृद्धि में वासे विश्लेष मिलता है। यानी संधि विश्लेष अस्थि विश्लेष वृद्धि में मिलेगा और शैथिल्यता क्षय में मिलेगा। बाकी की चीजें याद करते हैं। कफ कैसे कलर का होता है? सफेद कलर का होता है, तो शुक्लता मिलेगी, शैत्यता मिलेगी। और कफ की वृद्धि होना यानी मांस बढ़ना, मैदा बढ़ना, तो बॉडी में कैसी हो जाएगा? बॉडी हैवी हो जाएगी, गौरव हो जाएगा, स्थिरता हो जाएगी और अवसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति डिप्रेशन में कफ वृद्धि की वजह से जाता है। क्यों? बुद्धि पर तम का आवरण चढ़ जाता है, क्योंकि कफ का मानसिक दोष क्या है? तम है। तम का आवरण चढ़ेगा, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। और आचार्य बागभट्ट ने ही अंग साध कहाँ बोला है? अंग साध होना वात क्षय में है। अंग साध बागभट्ट का वात क्षय में, क्योंकि अंगों में काम नहीं हो रहा, अब अंग साध हो गए हैं। यहाँ पे क्या होगा? अवसाद होगा, दिमाग काम नहीं करेगा। तो वात पित्त कफ की क्षय वृद्धि मैंने पढ़ा दी है। सबको सब कुछ समझ आया? जो लेट ज्वाइन किए हैं वो बाद में पढ़ लेना। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े? बोल दिया करो, लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं रस धातु के क्षय के लक्षण, रस धातु की वृद्धि के लक्षण। अलग अलग आचार्य का रेफरेंस पूछा जाता है तो हमको अच्छे से याद करना है। पहले तो सिंपल चीज इतना याद होना चाहिए, भले ही रेफरेंस ना याद हो, पर 2-3 का रेफरेंस याद करना है हमको, बाकी सभी का रेफरेंस नहीं याद करना किस आचार्य ने ऐसा बोला है। ठीक है, चलिए। तो रस का मल क्या होता है? कफ होता है। होता है कि नहीं? रस का मल कफ होता है। तो जब भी हम रस प्रदोषज विकार पढ़ते हैं तो वहां पे या तो कफ वृद्धि के लक्षण हमको मिलते हैं, वेरी गुड, या फिर कफ क्षय के लक्षण हमको मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धि में हमको अधिकतर चीजें क्या मिलनी चाहिए? कफ क्षय के लक्षण मिलना चाहिए। रस क्षय में कफ क्षय के, रस वृद्धि में कफ वृद्धि के, इतना। बागभट्ट जी ने तो ये भी बोल दिया है कि रस वृद्धि के लक्षण आपको कफ वृद्धि के जैसे समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, बीए एमएस फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, रिटन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये पूरा लिखना पड़ता है। अगर आप इस तरीके का लिख देंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? अलग अलग आचार्य का शब्द सहिष्णुता किसमें मिलता है, सिरा शैथिल्य किसमें मिलता है, तो दोनों तरीके के एग्जाम हमारा कवर हो रहा है। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करें। अब रस क्षय में हम पूरा इमेजिन करेंगे राज्यक्षमा के पेशेंट को। राज्यक्षमा का कोई पेशेंट है, यानी ट्यूबरक्लोसिस का कोई पेशेंट है। कैसा होता है वो? एकदम दुबला पतला सा होता है। बेचारे को अगर हम जोर से बोल दे, तेज आवाज में बोल दे, तो उस चीज को सहन नहीं कर पाएगा,
है ना, ज्यादा जोर की आवाज सहन नहीं कर पाएगा, दुबला पतला सा रहता है, थकान भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो घट्टते सहते शब्दम ना उच्चे शूल्यते, घटते सहते शब्दम ना उच्चे, ऊंचे शब्द को सहन नहीं कर पाएगा। मैंने राज्यक्षमा से कोरिलेट क्यों कराया, क्योंकि राज्यक्षमा का जो पेशेंट होता है उसमें रसवाही और रसवाही स्रोतस का कफ के द्वारा अवरोध हो जाता है, तो उससे रिलेटेड है। इसमें अभी राज्यक्षमा यानी शोष का नाम भी आएगा, ठीक है। तो अब चरक जी ने और क्या बोला, हृदयम ताम्यति, हृदय में क्या रहता है, हृदय में रस रहता है। जब हृदय से रस निकल गया यानी रस का क्षय हो गया तो हृदय में ताम्यता हो गई, ताम्यता यानी खालीपन उसको लगने लगा, ठीक है। और स्वल्प चेष्टा स्यापी रस क्षय, चेष्टा भी कैसा करेगा व्यक्ति, कम। तो राज्यक्षमा वाला पेशेंट चेष्टा नहीं कर पाता, बहुत कम चेष्टा कर पाता है। फिर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखें, इन्होंने क्या बोला, अभी ज्यादा रेफरेंस पे मत ध्यान दो पर इतना याद रखो, छह में रस छह में आता है। तो देखो इसमें से रस निकल गया तो हृदय को पीड़ा होने लगी कि भाई मेरा रस कोई ले गया, है ना, मेरे हृदय में जो रस था वो तो कोई ले गया, तो उसको पीड़ा होगी, उसको खाली खाली सा लगेगा, है ना, उसके हृदय में शून्यता लगेगी उसको और कंपन होने लगेगा, रोएगा ना वो तो कंपन होने लगेगा। तो हृदय पीड़ा, कंपा, शून्यता और तृष्णा लगेगी, क्योंकि रस जब चला गया, बॉडी का द्रव पदार्थ चला गया तो प्यास तो लगेगी ना, तो तृष्णा भी मिलता है। अब बागभट किस में आ जाओ, बागभट ने रसे रोक्षम श्रमा, व्यक्ति को थकान मिलती है और शोषो बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यक्षमा बोल ही दिया, आखिर में हमने जो कोड बनाया था हमारा कोड सफल हो गया। तो यहाँ पे शोष भी मिलता है, शोष के व्यक्ति को थकान रहता है ना, तो रस क्षय में है। बाकी शब्द को सहन नहीं कर पाएगा, बाकी आचार्यों के जैसा ही है। अब वृद्धि के लक्षण देखते हैं। अब रस जब हृदय में ज्यादा भर गया तो वहां पे कीचड़ हो जाएगा यानी क्लेद बढ़ जाएगा। तो रसो अतिवृद्धो हृदय उत्क्लेदो, हृदय में इतना क्लेद भर गया कि पास में गले में से मुंह में से निकलने लगेगा यानी प्रसेक होने लगेगा। तो हृदय उत्क्लेद और प्रसेक यहाँ पर मिलेगा। बागभट ने तो बोल दिया कि रस वृद्धि के लक्षण कफ वृद्धि के जैसे समझना चाहिए। अब आते हैं रक्त क्षय। तो रक्त क्षय में पूरा स्किन का चीज मिलेगा, यानी त्वचा के संदर्भ में बोलेंगे कि परुष हो जाती है, स्फुटित हो जाती है, म्लान हो जाती है, रुक्ष हो जाती है। तो अगर स्किन पर कोई भी चीज होती है तो हम क्या बोलते हैं कि खून की खराबी से ऐसा हो रहा है, तो ब्लड प्यूरिफायर हम पीते हैं कि नहीं। स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम खून साफ करने वाली दवाइयां पीते हैं। तो पूरा वही है कि त्वचा के संदर्भ में सारी चीजें आई हैं, चरक ने बोला। अब सुश्रुत ने क्या बोला, त्वक पारुष्य, त्वचा जो है परुष हो जाएगी, इन्होंने भी तो परुष बोला, अलग अलग नहीं रेफरेंस से याद करना, केवल सिंपल, ठीक है। अब वाक पारुष्य यहाँ त्वक पारुष्य यहाँ मिलता है, वाक पारुष्य कहाँ मिलता है, तो वाक पारुष्य हमने पढ़ा था वात वृद्धि में मिलता है। और अम्ल शीत प्रार्थना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से AR का क्वेश्चन बनता है। अम्ल शिशिर प्रीति AR का क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता है देखो समझो, पहले पूरा पढ़ लें। शिरा शैथिल्य मिलता है ना, शिरा शैथिल्य मिलता है, रुक्षता मिल रहा है, ठीक है। अब रस पहले नंबर पे, रक्त दूसरे नंबर पे आता है, तो दूसरे नंबर की धातु में 2 अक्षर वाला शिरा शैथिल्य, तीसरे नंबर की धातु में 3 अक्षर वाला धमनी शैथिल्य यहाँ मिलेगा। 3 अक्षर वाला धमनी शैथिल्य याद रहेगा ना, तीसरे नंबर की धातु में 3 अक्षर, दूसरे नंबर की धातु में 2 अक्षर। अब अम्ल शीत प्रार्थना, अम्ल शिशिर प्रीति क्यों होती है, देखो रक्त कैसा होता है, गर्म गर्म होता है। अब रक्त क्षय यानी बॉडी से गर्मी का क्षय हो रहा है, तो इसको ठंडी चीजों की इच्छा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ठंडी मतलब गर्मी कम हो रही यानी ठंडी बढ़ रही है। तो बॉडी के अंदर जब ठंडी बढ़ रही है तो गर्म चीज की इच्छा होना चाहिए ना। यहाँ पे अम्ल शीत प्रार्थना क्यों कर रहा है, वो अम्ल और शिशिर पदार्थों की, शीत पदार्थों की इच्छा क्यों कर रहा है, इसका रीजन ये दिया है कि रक्त धातु की जब शरीर में कमी होती, वो पता है कि उष्णता में कमी हो रही, पर यहाँ पे द्रवता में कमी की वजह से
लिक्विड में कमी की वजह से व्यक्ति शीतल पदार्थों की चाह करता है। और अम्ल क्यों? अम्ल पदार्थ जो होते हैं बॉडी में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, इस कारण से अम्ल और शिशिर पदार्थों की इच्छा उसको होती है। ऐसा रीजनिंग संहिता में दिया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वृद्धि में देखें तो हमने 6 में स्किन से रिलेटेड चीजें देखी थी, वृद्धि में भी स्किन से रिलेटेड चीजें ही देखेंगे। 6 में तो केवल हमने सिंपल सिम्टम्स देखेंगे कि त्वचा में क्या क्या चीजें हो जाती हैं, पर वृद्धि में तो नाम देख लिए स्किन से रिलेटेड, सारे नामतः बीमारी दे दी। पहला, आंखें लाल हो जाएंगी, रक्त वृद्धि होगा तो आंखें भी लाल लाल दिखाई देंगी। यहाँ पे सिरा में शिथिलता थी तो यहाँ पे सिरा बढ़िया से पूरी भरी रहेगी। और स्किन की प्रॉब्लम क्या होगा? विसर, विद्रदी, प्लीह, प्लीह करके आता है ना। मेदशय में प्लीहा वृद्धि आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी याद करा दूंगी, बता रही हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे तो क्षय हो रहा है ना, रक्त का क्षय हो रहा है। अम्ल पदार्थों की चाह अगर होगी तो अम्ल पदार्थ क्या करेगा? रक्त को कुपित करता है, यानी रक्त की वृद्धि करेगा ना पहले तो, इसीलिए अम्ल पदार्थ को बोला है रक्त की दुष्टि करता है। तो वृद्धि में थोड़ी ना उसको कामना हो रही, क्षय में कामना हो रही उसको अम्ल रस की। ठीक है, तो रक्तपित्त, कुश, गुल्म, कामला, व्यंग, अग्निनाश। अग्निनाश बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर AR का क्वेश्चन बनता है कि रक्त बढ़ रहा है, उसका मल पित्त भी बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो अग्नि भी तो बढ़ेगा, पर अग्नि क्यों नहीं बढ़ रहा है? अग्निनाश क्यों हो रहा है? क्योंकि रक्त जब बढ़ रहा है तो रक्त एक द्रव धातु है, द्रवता में वृद्धि हो रही है, इस कारण से अग्नि मंद हो जाएगा। जिस प्रकार कहीं पर थोड़ी सी अग्नि जल रही है, आप पानी को गर्म करके डाल दो, भले ही पानी का वीर्य शीत है, मतलब भले ही पानी यहाँ पे गर्म है, पर गर्म पानी भी अग्नि को बुझा देगा। उसी प्रकार रक्त की वृद्धि हुई है, भले ही रक्त गर्म है पर उसमें इतनी द्रवता रहती है तो अग्नि को बुझा देगा। तो ये भी इसका रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, AR का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। मांस धातु, तो मांस क्षय विशेषण स्फिक ग्रीवा उदर शुष्कता। जब मांस का क्षय होता है, जब व्यक्ति मोटा होता है, व्यक्ति में मांस की वृद्धि होती है, तो कहाँ कहाँ मांस का जमाव होता है? स्फिक प्रदेश यानी थाई रीजन में होता है, हिप्स रीजन में होता है, ग्रीवा में होता है, उदर में होता है, यही यही होता है ना। अगर व्यक्ति में मांस का क्षय है तो ये सूख जाएंगे, अगर व्यक्ति में मांस का वृद्धि है तो ये सारी चीजों में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो स्फिक ग्रीवा उदर शुष्कता, धमनी शैथिल अभी हम पढ़ा दिए थे। और बागभट्ट जी ने क्या बोला? अक्षग्लानी पेंडिंग रखिएगा, अभी याद कराऊंगी। बाकी तो गंड, स्फिक, शुष्कता, संधि वेदना इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। बागभट्ट का यहाँ से 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्षग्लानी और संधि वेदना। कैसे याद करेंगे? अक्षग्लानी बागभट्ट का मांस क्षय में आया, और ग्लानी ग्लानिर अक्षणों आयासा, ग्लानिर अक्षणों आयासा, ऐसा करके श्लोक आता है। दोनों का मतलब ही एक ही है, आंखों में ग्लानी होना चरक का मेद क्षय में, आंखों में ग्लानी होना बागभट्ट का मांस क्षय में मिलता है। रेफरेंस के साथ आपको याद करना है। ठीक है, इमेजिनेशन टेक्निक, जब चरक संहिता पढ़ते हैं, इस साइड का पेज पढ़ते हैं, तो वहां पे हम मेद क्षय बाद में पढ़ते हैं, मांस क्षय ऊपर लिखा रहता है चरक का, और चरक के विमर्श में हम बागभट्ट का पढ़ते हैं। तो हमको इतना याद रह जाता है कि बागभट्ट, चरक जी ने मेद क्षय में बोला तो उसके ऊपर विमर्श जो था वो मांस क्षय का था, जिसमें बागभट्ट का श्लोक लिखा था। तो ऐसी इमेजिनेशन से चीजें हम याद कर पाएंगे। तो अक्षग्लानी, यहाँ पे ग्लानिर अक्षणों आयासा। ठीक है, अब आलस्य, उदर का तनु होना। देखो, उदर, पेट मोटा क्यों था? पेट, उदर शुष्कता, उदर में शुष्कता होना मांस क्षय, उदर का पतला होना मेद क्षय। दोनों चीजें लगभग एक जैसी हैं, पर याद करिएगा तनु वाला जो है वो मेद क्षय का है। मेद क्षय में प्लीहा वृद्धि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कई बार पूछा है। तो देखिए, जब हम स्प्लीन का एग्जामिनेशन करते हैं पीछे की साइड से, है ना, करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, स्प्लीन हमको पाल्पेबल नहीं होती है। अगर वहां का फैट हटा दो पूरा तो हमको स्प्लीन दिखाई देने लगेगी, पाल्पेट होने लगेगी।
होने लगेगी कि ना, स्प्लीन नहीं, सॉरी मैंने काय का बता दिया आपको, किडनी का पीछे के साइड से, स्प्लीन तो सामने की साइड से करते हैं एग्जामिनेशन, है ना। तो स्प्लीन का जब आप एग्जामिनेशन करते हैं तो फैट है अगर पेट पे तो नहीं कर पाओगे। अगर पेट की फैट को हटा दो, पतला हो जाएगा, उधर तनु हो जाएगा, तो आप प्लीहा की वृद्धि को आराम से देख सकते हो। तो प्लीहा वृद्धि, अब चाहे संधि शून्यता हो, चाहे कटी शून्यता हो, चाहे संधि स्फुटन हो, संधि स्फुटन हो, सभी का सभी कहाँ आ रहा है, मेद क्षय में। संधियों में टक टक की आवाज आना, संधि स्फुटन, संधि में शून्यता होना, कटी में शून्यता होना, सब कुछ मेद क्षय में। केवल एक जो है संधि वेदना, संधि में वेदना होना, पेन होना, वो बाघभट्ट का मांस क्षय का। तो बाघभट्ट के मांस क्षय में हमने दो स्पेशल चीजें याद करी, एक अक्षग्लानी, दूसरा संधि वेदना। बाकी का ये जो चीजें है ना, अधिकतर क्या पूरा ही पूरा हमने मेद में पढ़ा। मांस वृद्धि में देखेंगे, वहां जहां जहां शुष्कता थी वहां वहां वृद्धि, व्यक्ति गुरुगात्र हो जाएगा। मेद मतलब फैट कैसा होता है, चिकना होता है, तो अंगों में स्निग्धता मिलेगी। उदर पार्श्व में वृद्धि, है ना, उदर और पार्श्व में वृद्धि किसमें होगा, फैट जब बढ़ेगा। और व्यक्ति काश श्वास दुर्गंध प्रमेय के पूर्व रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट बढ़ेगा, व्यक्ति को खांसी ज्यादा आएगी, सांस फूलेगी। मांस वृद्धि में सांस नहीं फूलती है, मेद वृद्धि में सांस फूलेगी। फैट कैसा होता है, टाइट रहता है ना, जल्दी नहीं घुलता, तो श्वास भी फूलेगी। और प्रमेय के पूर्व रूप किसमें मिलते हैं, मेद वृद्धि में मिलते हैं। दुर्गंधता क्यों मिल रही है, क्योंकि मेद का मल स्वेद होता, पसीना ज्यादा आएगा तो दुर्गंधता ज्यादा बढ़ जाएगी। अब अस्थि और मज्जा, तो अस्थि वाली सारी प्रॉब्लम मज्जा में मिलती है, केवल एक को छोड़ के। किसको, अस्थि तोद को छोड़ के। तोद को छोड़ के सारी अस्थि वाली प्रॉब्लम मज्जा में क्यों मिलेंगी, ये हमारी अस्थि है, इसके अंदर क्या भरा रहता है, मज्जा भरा रहता है। अगर इस मज्जा को मैंने निकाल के फेंक दिया तो हड्डी कैसी, उसका सपोर्टिव जो चीज थी उसको मैं बाहर फेंक दूंगी तो हड्डी कैसी हो जाएगी, लूज हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, है ना। और मज्जा को निकाल के फेंक दिया तो उसके अंदर वायु भर जाएगा। तो याद हो गया, अस्थियां क्षीण यानी शीर्यन्ते इवचा अस्थिनी, अस्थियां क्षीण होना अस्थि क्षय का नहीं है, मज्जा क्षय का। मज्जा को निकाल दो, अस्थि दुर्बल हो जाएगी। और प्रततम वात रोगाणी, हमेशा वात रोगों से पीड़ित रहता है, हमारा दिमाग लग जाता अस्थि क्षय, क्योंकि अस्थि वात का आश्रय है। पर इतना भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अस्थि में ही तो भरा रहा है वात, क्योंकि मज्जा का क्षय हो जाएगा तो अस्थि में वात ही तो भरेगा। तो अस्थियां क्षीण हो जाएंगी, वात रोगों से पीड़ित होगा। और अल्प शुक्रता शुक्र क्षय का नहीं है, मज्जा क्षय का है। क्यों, क्योंकि मज्जा जब कम होगी तभी तो शुक्र कम बनेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग है। पर्व भेद, छोटे छोटे जो ज्वाइंट्स है हमारे उसमें पेन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो छोटे छोटे ज्वाइंट्स हैं इसमें हमारी मज्जा भरी रहती है, तो मज्जा अगर क्षय होगा तो ज्वाइंट्स में पेन होगा। पर्व भेद किसमें, क्षय में मिलेगा। और केवल तोद यहाँ पे है, बाकी अस्थि में क्षीण होना, अस्थि में निस्तोद होना, अस्थि में शून्यता होना, अस्थि में सौशर्य होना, सब कुछ कहाँ है, मज्जा में है। ठीक है, अब आते हैं अष्टांग हृदय ने क्या बोला है। अष्टांग हृदय ने तिमिर दर्शन, देखो आजकल अष्टांग हृदय से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्षय वृद्धि का। तो यूट्यूब पर लाइव क्लास वाले ऑप्शन में आप जाना, एक वीडियो डला हुआ है अष्टांग हृदय का, उसमें मैंने पूरा अष्टांग हृदय के अनुसार क्षय वृद्धि पढ़ाया है, उसके 50 क्वेश्चन भी पूछे हैं। तो वो वीडियो जरूर कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, क्योंकि एग्जाम में अष्टांग हृदय के ज्यादा क्वेश्चन देता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है, क्या कंप्लीट नहीं लिखा है, भ्रम नहीं लिखा है। तो आचार्य अष्टांग हृदय ने भ्रम जो है कहाँ बोला है, कफ कफ क्षय में भी बोला है और मज्जा क्षय में बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। भ्रम है ना, श्रम भी है पर भ्रम भी है, दो एग्जाम में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। तमो दर्शन, तो अष्टांग हृदय ने तिमिर बोल दिया डायरेक्ट,
संग्रह धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, कि सेकंड लास्ट से शुरुआत कर दिया कि अभी तम संग्रह को आदत है ना संग्रह करने की, दो चीजें बता दिए, पहले तमो दर्शन बता दिया, आगे जाके तम की जगह फिर एडवांस कंडीशन तिमिर बता दिया, हृदय ने यहीं पर काम खत्म कर दिया, तिमिर बता दिया। ठीक है, अब वृद्धि में देखो नित्र से रिलेटेड जो भी चीजें हैं हम अधिकतर मज्जा में पढ़ते हैं, तो जब मज्जा वृद्धि होगी तो सर्वांग नेत्र में गौरव हो जाएगा। नेत्र वाला चीज मज्जा में क्यों मिलता है? क्योंकि मज्जा का जो मल है, मज्जा धातु का, आप क्या पढ़ते हो, मल है कि उपधातु है? वो नेत्र, हाँ मल है। मज्जा का मल क्या है? नेत्र का अक्षी का जो मल होता है वो मज्जा का मल कहलाता है। ठीक है, तो मज्जा में नेत्र गौरव, सर्वांग नेत्र गौरव मिलेगा। शुक्र में, शुक्र छह में मेड और वृषण में वेदना, मैथुन में शक्ति ना होना, प्रसेक चिर प्रसेक यानी देर से प्रसेक होना, और शुक्र संग मिले। जनरल सी चीजें हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो शुक्र में अश्मरी हो जाएगी, अति प्रादुर्भाव होगा, अति श्री कामता वृद्धम शुक्रम, वो जनरल चीज है, उसमें कोडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। अब चरक का, सुश्रुत का रक्त प्रवृत्ति होगी, तिमिर दर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बता दिया था, अब ये भी बहुत है। चरक का दुर्बल मुख शोष, मुख शोष यहाँ मिलेगा, गला सूखना, पर मुखम चा परिशुष्यति, तीन शब्द कहाँ होंगे जहां पे त्रा आएगा, कहाँ आएगा, मूत्र में आएगा, यानी पिपासा तो मिलेगा मिलेगा, प्यास लगेगी, तो मुखम चा परिशुष्यति, तीन शब्द वाला त्रा में आया। त्रति हम बोलते हैं ना, तो त्रा से लिख लो त्रति, त्रिविध करके, यहाँ पे केवल मुखशोष, यहाँ पे मुखमचा परिशुष्यति, और पिपासा भी आया क्योंकि मूत्र का क्षय हुआ, यानी बॉडी में क्या हो गया, पानी की कमी, तो पानी की कमी यानी रस में भी हमने तृष्णा पढ़ा था, यहाँ पे पिपासा है। ठीक है, क्लैव्य मिलेगा, तो क्लैव्य तो रस, हम जब पढ़ते हैं, ये तो शुक्र क्षय है, जब हम रस प्रदोषज विकार पढ़ते हैं, शुक्र प्रदोषज विकार पढ़ते हैं, तो क्लैव्य दोनों में आता है, रस में और शुक्र दोनों प्रदोषज विकार में हम क्लैव्य पढ़ते हैं। अब मूत्र क्षय देखते हैं, ये तो हमारा धातु क्षय हो गया। अब मल क्षय देखेंगे, उसके बाद उपधातु में दो चीजें, स्तन्य और आर्तव का क्षय वृद्धि देखेंगे। तो जब मूत्र का क्षय होगा तो वस्ती में तोद होगा, तो वस्ती तोद तो दोनों में है, चाहे वृद्धि हो चाहे क्षय हो। एग्जामिनर बहुत पूछता है कि वस्ती तोद किस में मिलेगा, मूत्र वृद्धि में मिलता है और मूत्र क्षय में। अब जब मूत्र का क्षय होगा तो मूत्र कम निकलेगा, यानी अल्प मूत्रता होगी। अगर मूत्र बढ़ेगा तो बार बार मूत्र की प्रवृत्ति होगी, मुहुर्मुहु प्रवृत्ति, और आद्यमान और आटुक अभी याद कराने वाली हूँ। मूत्र में व्रणता हो जाएगी। कृते अपकृत संज्ञताम, बाघ भट्ट जी ने मूत्र वृद्धि में बोला, और कहाँ आता है ये, कफज अतिसार में भी आता है। ऐसा लगता है कि बार बार मोशन जाने के बाद फिर से जाना है ना, तो मूत्र वृद्धि और कफज अतिसार में ऐसा मिलता है। ठीक है, अब पुरीश का क्षय हुआ है, यानी आंतों में से पुरीश कम है, तो आंत कैसी हो गई, खाली हो गई, खाली है तो वायु आके भर जाएगा उसमें, तो क्या मिलेगा, हृदय पार्श्व में पीड़ा, और वायु का कुक्षी में शब्द के साथ ऊर्ध्वगमन होने लगेगा। हृदय पार्श्व में पीड़ा तो मिलेगी, लेकिन वायु वहां पे घूमने लगेगा। क्यों घूमने लगेगा? क्योंकि आंत खाली हो चुकी है। ठीक है, वृद्धि में कुक्षी में शूल। अब आद्यमान आटो, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, मूत्र पुरीश, फिर आद्यमान पढ़ते, फिर आटोप पढ़ते, या फिर हम इसको ऐसे याद कर सकते, मूत्र में माँ है ना, तो आद्यमान में माँ को मैच कर लेना, बाकी दूसरा आटोप किस में हो जाएगा, पुरीश में हो जाएगा। फिर स्वेद क्षय, अगर पसीने का क्षय है तो क्या मिलेगा हमको, हमारे रोम भी स्तब्धित हो जाएंगे, क्योंकि वहां से पसीना नहीं निकलेगा तो वो भी वहीं के वहीं चिपक जाएंगे। स्तब्ध रोम को कुप्त, त्वक शोष, पसीना नहीं आ रहा, त्वचा कैसी होगी, सूखी सूखी होगी, है ना। और स्पर्श वैगुण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्श वैगुण्य स्वेद क्षय का है, ना कि वृद्धि का। वृद्धि में तो केवल दो चीजें हैं, अच्छे से याद कर लेंगे, बाकी सारी चीजें क्षय में है। रोम बाल गिरने लगेंगे, स्फुटन हो जाएगा त्वचा का। अब पसीना जब ज्यादा आएगा तो दुर्गंधता ज्यादा, दुर्गंधता, पसीना ज्यादा आएगा तो खुजली भी ज्यादा। तो दुर्गंधता होना, कंडू होना,
दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे हमको? स्वेद वृद्धि में मिलेंगे, क्षय में नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, कफज अतिसार सुषुम्ना। यहाँ पे मैंने रेफरेंस के हिसाब से नहीं बताया, मैंने जनरली बताया था कि कृत्य अपकृत संहिता कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, अब अगला आता है उपधातु आर्तव स्तन्य गर्भ। ये गर्भ उपधातु में नहीं आता है, वो एक्स्ट्रा अलग से पढ़ेंगे, ये उपधातु में आता है। तो आर्तव क्षय में 3 लक्षण मिलेंगे, आर्तव वृद्धि में भी 3 लक्षण मिलेंगे। जब कोई चीज कम होती है तो लोकल वेदना होती है, जब कोई चीज बढ़ जाएगी तो सर्वांग वेदना होगी। यानी कि आर्तव जब क्षय हुआ तो केवल योनि में वेदना मिलेगी, आर्तव जब बढ़ जाएगा तो सर्वांग वेदना यानी अंगमर्द। एक लक्षण कंपेयर करके हमने याद कर लिया, बाकी दो दो आराम से याद होने वाले। कैसे? जब आर्तव का क्षय हुआ तो यथोचित काल दर्शनम, सही समय पे दर्शन नहीं होगा आर्तव का, सही समय पे आर्तव नहीं आएगा क्योंकि आर्तव तो क्षय हो चुका है, पहला। और अल्प होगा दूसरा, और योनि वेदना, यथोचित काल दर्शनम, अल्पता, योनि वेदना। और जब वृद्धि होगी तो क्या मिलेगा हमको? वृद्धि होगी तो अंगमर्द, और वृद्धि होगी तो प्रवृत्ति ज्यादा होगी, प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो दुर्गंध भी ज्यादा होगी, तो अंगमर्दम अति प्रवृत्ति दुर्गंधम च। फिर आते हैं स्तन्य। जब स्तनों में स्तन्य क्षय होगा, ब्रेस्ट में मिल्क नहीं रहेगा, तो कैसे हो जाएगा? ब्रेस्ट म्लान हो जाएगा, स्तन में म्लानता आ जाएगी, और स्तन भी कैसा हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। अगर स्तन्य की वृद्धि हो जाएगी तो स्तनों से बार बार प्रवृत्ति होगी स्तन्य की, और कैसे होगा? क्षय में तोद नहीं होगा, वृद्धि में तोद होगा। प्रिकिंग पेन जो होता है स्तन्य वृद्धि में मिलता है। ठीक है, कोई कोडिंग नहीं बनाया यहाँ पे, मैंने आपको केवल समझाया है। लास्ट और देखेंगे, गर्भ क्षय होगा तो गर्भ में स्पंदन नहीं होगा, गर्भ अस्पंदनम, और कुक्षी उन्नत नहीं होगी, अनुन्नत कुक्षिता। अगर गर्भ की वृद्धि होगी तो जठर की वृद्धि हो जाएगी, जठरावि वृद्धि, और व्यक्ति को पसीना भी आ जाएगा, तो स्वेद भी हमको मिलेगा। ठीक है, अब फटाफट ये रिवीजन के लिए है तो मैं रिवाइज करा देती हूँ, मतलब यही क्वेश्चन है हमारा पूछने का कि निद्रा नाश कहाँ मिलता था? वात वृद्धि में, अल्प निद्रा पित्त वृद्धि में, अति निद्रा कफ वृद्धि में मिला था। ठीक है, फिर प्रजागरण किसमें? रात्रि भर जागरण करता है तो कफ क्षय में मिलता है। अंतरदाह, अभी शायद आप बोर्ड को ना देखो, केवल सुनो, है ना, क्योंकि यहाँ पे देख के आपको फटाफट बन जाएगा, कोई मतलब नहीं। अंतरदाह हमने कहाँ पढ़ा था? कफ क्षय में पढ़ा था। अग्निनाश कहाँ मिल रहा था? अग्निनाश द्रव कोड़ेल दो किस पे? अग्नि पे, तो पित्त रक्त वृद्धि में मिल रहा था। ठीक है, मंदाग्नि कहाँ मिल रहा था? मंद अग्नि, पित्त वृद्धि में कि पित्त क्षय में? तो कहाँ मिल रहा था? पित्त क्षय में अग्नि हमने मंद पढ़ा था। अग्नि सदन कहाँ मिल रहा था? बाघ भट्ट का अग्नि सदन, इसमें लिखा नहीं था, कफ वृद्धि में मिलता है अग्नि सदन। ठीक है, फिर तृष्णा कहाँ था? 2 जगह आता है, एक रस क्षय में, एक कफ क्षय में। पिपासा मूत्र क्षय में, मुखम चा परिशुष्यति मूत्र क्षय में, मुख शोष शुक्र में। त्वक पारुष्य कहाँ? वात वृद्धि में, और त्वचा सूख जाना त्वक शोष स्वेद क्षय में मिलता है। वाक पारुष्य वात वृद्धि में मिलता है। फिर हृदय में उत्क्लेद होना, रस जब बढ़ जाएगा तो हृदय में उत्क्लेद हो जाएगा। हृदय में शून्यता, हृदय में ताम्यता रस क्षय में मिलेगा। ठीक है, और हृदय में पीड़ा, और हृदय में द्रवता। सिरा शैथिल 2 अक्षर वाला दूसरी धातु रक्त में, धमी शैथिल्य 3 अक्षर वाला तीसरी धातु मांस में। अम्ल शिशिर प्रार्थना किसमें मिलेगी? रक्त क्षय में मिलेगा। मेदुर मांस प्रार्थना, ये शायद मैंने स्किप कर दिया था, तो मेदुर मांस प्रार्थना जो पहले नंबर पे लिखा मेद, तो मेद क्षय में मिलेगा। संधि वेदना बाघभट्ट का मांस क्षय, बाकी संधि स्फुटन, संधि शून्यता, कटी शून्यता, ये सारी चीजें मेद क्षय में मिलती है। ठीक है, संधि शैथिल्य 2 जगह अस्थि क्षय और कफ क्षय में मिलेगा, और अस्थि का केवल तोद अस्थि में मिलेगा, बाकी सारा अस्थि तोद, निस्तोद हो, अस्थि शौचर्य हो, अस्थि शून्यता हो। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं? हमको मज्जाशय में मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक पूरा कवर हो गया है। तो जल्दी जल्दी मैसेज करके मुझे बता दीजिए सारी चीजें अच्छे से याद हो गई।
देखिए सर और अच्छे से पढ़ाते हैं क्योंकि सर ही इसको पढ़ाते कंपैरेटिव। मैं तो अलग अलग आचार्य का अलग अलग पढ़ाती हूँ संहिता में, तो भले ही उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाती पर मैंने कोशिश की है ना सर आपको। और अलग कोडिंग है सर का, उतना अच्छा मेरा कोडिंग नहीं है, मैं केवल उसको एक्सप्लेन कर पाती हूँ, बाकी कोडिंग मेरी ज्यादा नहीं है इसमें। हो गया? ओके। चलिए थैंक यू सो मच। है ना, बाकी कोडिंग वगैरह जो होती कम ही बन पाती है ना, क्योंकि सर कुछ बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा कोड हैं जो सर की क्लास से आपको मिलते हैं। हाँ सर ने क्लास के लिए मना किया था, पर मुझे नहीं पता था कि सर ने क्लास के लिए मना किया था, मुझे अभी पता चल रहा है क्योंकि सर बाहर है, मुझे लगा शायद मुझे ही लेनी है आज की क्लास। हाँ आप लोग लेट ज्वाइन किया तभी मुझे लगा कि आज कम लोग क्यों हैं। कम लोग मतलब 125 30, बाकी तो 250 300 लोग आप लाइव रहते थे, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए याद हो गया। अब हम मंडे को मतलब सर आपको पढ़ाएंगे, सर ही पढ़ाएंगे पूरा क्रैश कोर्स आपको, जब सर के एब्सेंस में मैं पढ़ाऊंगी, है ना। ठीक है, चलिए ओके। तो जो अभी 3 3 दिन का शेड्यूल चल रहा था, अब पूरा 6 ही दिन आपको सर पढ़ाएंगे क्रैश कोर्स। ओके ओके, थैंक यू।